Hello friends, welcome to Poonam Dua classes. These days, we are doing the revision of literary theory and criticism, and in the same direction today we will move to post-colonialism, जिसके बहुत important propagators के बारे में भी हम पढ़ेंगे और क्या-क्या concepts है वो भी हम cover करेंगे. This subject is very important. अगर किसी university से related subject है literary theory and criticism, then also it is very important. और सभी literary competitive exam aspirants के लिए भी काफी important topics हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. तो टुडे वी विल गो फॉर पोस्ट कॉलोनियलिस्ट्स. और जब हम पोस्ट कॉलोनियलिस्ट्स की बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट द थ्री पिलर्स, दैट इज एडवर्ड सेड द फर्स्ट वन, जिन्होंने की कंसेप्ट दिया था ओरिएंटलिज्म का, एडवर्ड सेड. देन वी टॉक अबाउट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जिन्होंने कैन द सबाल्टर्न स्पीक कंसेप्ट दिया था, एंड द कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री अकॉर्डिंग टू होमी के भाभा. इन तीन कंसेप्ट्स को, इन तीनों प्रोपेगेटर्स को हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में. These three people, Edward Said, Gayatri Spivak and Homi Bhabha, इन तीनों को कहा जाता है द होली ट्रिनिटी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल. पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट में हम उन सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं जिसमें कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद ये बताया जाता है कि कॉलोनियलिज्म ने किस तरीके से एक्ट किया. लेकिन अगर हम इन तीनों के काम को एक साथ क्लब करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बेसिकली इन तीनों ने किसी होमोजीनियस वे में नहीं लिखा था. Each of them is different. Edward Said is different, and Gayatri Chakravarti is different, and Homi K. Bhabha is different. Each of them is different and important for the contribution they made to this field. एडवर्ड सेड का मेन कंसेप्ट क्या था? ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट टू एस्टैब्लिश द ईस्ट एज लेजी, डिसीटफुल एंड इरेशनल. इनके ओरिएंटलिज्म कंसेप्ट ने बताया कि जो वेस्टर्न लोग हैं ना, वो ईस्टर्न लोगों को बड़े स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि वो लेजी हैं, डिसीटफुल हैं और इरेशनल है. और गायत्री स्पिवक आंसर करती हैं अपने इसी क्वेश्चन का, कैन दी सबाल्टर्न स्पीक, और भाभा ने थियोराइज किया है मिमिक्री. Mimicry which builds on the potential for irreverence and mockery in colonizer colonized kind of relationship. तो colonizer और colonized की जब relationship बनती है तो एक mimicry concept arise होता है. All three critics are influenced by Foucault's view on power and discourse. मिशेल फुको के बारे में आप सबने सुना ही होगा. इन तीनों के जो व्यू पॉइंट्स है मिशेल फुको से काफी इंस्पायर लगते हैं. एडिशनली Gayatri Spivak is specifically influenced by Derrida as well, and Bhabha by Jack Lacan, जो कि साइकोलॉजी के फील्ड में थे. All three drew on other resources as well, लेकिन हम इनके रिसोर्सेज को ज्यादा डिस्कस ना करके इनके कंसेप्ट्स को आज इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. Let us talk about this concept, and please do note down the lifespan of Edward Said as well, 1935 to 2003. आप समझते हैं कंसेप्ट क्या है जो कि 1978 में पब्लिश हुआ था. दिस डेट आल्सो यू आर सपोज टू रिमेंबर हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क दैट हिट दी स्टॉल्स इन 1978. ही सेज कि ओरिएंटलिज्म इज नथिंग बट अ वेस्टर्न स्टाइल. वेस्टर्न लोगों का एक स्टाइल है. वेस्टर्न कौन? जिन्होंने कॉलोनाइज किया था फॉर डोमिनेटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर द ओरिएंट. ओरिएंट जिनको कॉलोनाइज किया गया था. He argues that Orientalism, in the sense of Western scholarship about the Eastern world, basically एक stereotypical concept है about the colonized people, कि जिनको हमने colonize किया वो इसी तरीके के हैं, आज भी वैसे ही हैं और शायद फ्यूचर में भी वैसे ही रहेंगे. तो when they went back to their countries after the colonization system end, उसके बाद भी उनके व्यू पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया. दे केप्ट ऑन डोमिनेटिंग अस इन देयर व्यू पॉइंट्स एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. एक कंसेप्ट है जो सभी वेस्टर्न लोगों के दिमाग में फिट हो गया अबाउट द ईस्टर्न पीपल, की वो शायद वो लेजी होते हैं, शायद वो अनहाइजीनिक होते हैं, शायद वो उतने सिविलाइज नहीं होते जितने हम हैं. तो एक स्टीरियोटिपिकल कंसेप्ट इन द वेस्टर्न माइंड्स अबाउट द ईस्टर्न पीपल इज व्हाट वी कॉल ओरिएंटलिज्म. सईद के इस कॉन्सेप्ट को लेट अस एनालाइज विद द हेल्प ऑफ अ कोट. ये कोट भी उन्हीं के द्वारा दी गई है. ऑल नॉलेज दैट इज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड नॉट द नेचुरल वर्ल्ड इज अ हिस्टोरिकल नॉलेज.
जो भी नॉलेज हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में आज तक मिली है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शेक्सपियर वाज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन जूलियस सीजर वाज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज महात्मा गांधी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रविंद्रनाथ टैगोर, और किसी भी तरीके के सिविलाइजेशन में लोग किस तरीके के थे, वो नॉलेज हमें ह्यूमन से ही मिली है। एंड therefore rests upon judgment and interpretation, किसी ना किसी की जजमेंट, किसी ना किसी की इंटरप्रिटेशन का ही रिजल्ट है वो नॉलेज। दिस इज नॉट टू से दैट फैक्ट्स और डेटा आर नॉन एग्जिस्टेंस, तो उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट द फैक्ट्स गेट देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम व्हाट इज मेड ऑफ देम इन इंटरप्रिटेशन। हम किसी पर्सन के बारे में किस तरीके से जानते हैं, मान लीजिए आज कोई सेलिब्रिटी है, उसके बारे में हम कहाँ से जानेंगे, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू मीडिया, लेकिन अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे वो है तो किसी ना किसी पर्सन का इंटरप्रिटेशन ही। तो यही बात उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म में कही है कि जब भी वेस्टर्न लोग ईस्टर्न्स को एनालाइज करते हैं तो दैट रेस्ट्स अपॉन सम काइंड ऑफ जजमेंट। अब बात करेंगे कैन द सबाल्टर्न स्पीक के बारे में, विच इज रिटन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक इन 1985। गायत्री चक्रवर्ती जो कि एक इंडियन स्कॉलर हैं, लिटरेरी थियरिस्ट हैं और फेमिनिस्ट क्रिटिक है। सबसे पहले सबाल्टर्न का मतलब समझते हैं। सबाल्टर्न का मतलब होता है कुछ ऐसे सो कॉल्ड लो क्लास लोग जिनकी की सुनी नहीं जाती है, जैसे कि अगर हम उस टाइम की बात करें तो किसी भी तरीके के जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड किए हुए पर्सन्स, इट कैन बी फीमेल्स, इट कैन बी ट्रांसजेंडर्स, और कुछ ऐसे लोग जिनको स्लेव्स की तरह या अपने सबॉर्डिनेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम वर्ल्ड स्केल पर बात करें तो पूरा इंडिया या पूरे ऐसे सब कॉन्टिनेंट्स ही सबाल्टर्न कहलाएंगे जो कि कभी कॉलोनाइज्ड हुए थे। कैन दी सबाल्टर्न स्पीक बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए एक वॉइस रेज करता है कि जो सबाल्टर्न है उनको तो कोई राइट ही नहीं होता अपनी बात कहने का। एंड दिस पर्टिकुलर essay pays very careful attention to issues of gender and race. She introduces the question of gender and sexual difference in the work, and subaltern, according to Spivak, is those who belong to third world countries. Third world मैंने वही बताया जिनको colonize किया गया था once upon a time. It becomes impossible for them to speak up as they are divided by gender, class, caste, region, religion, and other narratives, and these divisions do not allow them to stand up in unity. उनको पहले ही इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम लोग तो क्लास डिफरेंस है तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे यहाँ पर कास्ट डिफरेंस है, रीजन डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, तो यू कैन नॉट यूनाइट एंड यू कैन नॉट स्टैंड अप एंड यू कैन नॉट स्पीक बेसिकली। Thus, Spivak concludes that it is impossible to reclaim and rewrite history in the Western framework as they construct truth for us as per their own ideologies. काफी हद तक उनकी ये स्टेटमेंट ओरिएंटलिज्म से मिलती है। वो कहती हैं कि वेस्टर्न लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट की या फिर एशिया जैसी जगहों की हिस्ट्री लिखना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ट्रूथ को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं एज पर देयर ओन आइडियोलॉजीज। व्हाट दे थिंक अबाउट इंडिया, व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान, व्हाट दे थिंक अबाउट बांग्लादेश, व्हाट दे थिंक अबाउट नेपाल, वो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं और वो हम लोगों को उसके अगेंस्ट कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। So that is why she says, can the subaltern speak? The next personality of post-colonialism that we will talk about is Homi K. Bhabha. होमी के भाभा इन इंडियन इंग्लिश स्कॉलर, क्रिटिकल थियरिस्ट, और 2012 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। प्लीज रिमेंबर एंड लर्न दिस फैक्ट केयरफुली, याद रखिएगा इस फैक्ट को। इनके दिए कुछ पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस, cultural difference and mimicry. This is what we will do today, specifically with the concentration on hybridity and mimicry. हाइब्रिडिटी के बारे में बात करेंगे पहले। इसका मतलब होता है एक तरीके का मिक्सचर। जब भी किसी भी जगह पर कॉलोनियलिज्म होता है तो दो कल्चर हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच के फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों कल्चर्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। और स्पेसिफिकली जो कॉलोनाइज्ड होते हैं वो कुछ ना कुछ फीचर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं कॉलोनाइजर्स की। हम अपने एग्जांपल लें तो नाउ वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, और हम लोग वेस्टर्न अटायर्स में भी होते हैं, तो दैट इज इटसेल्फ अ हाइब्रिडिटी। अब हम बात करें मिमिक्री की।
मिमिक्री, उन्होंने कहा मिमिक्री एक तरीके का फंक्शन है हाइब्रिडिटी का ही. Like Baba's concept of hybridity, mimicry is a metonym of presence. Mimicry appears when members of a colonized society imitate and take on the culture of colonizers. Mimicry in colonial and post-colonial literature most commonly seen when members of a colonized colony, you can say Indians or Africans, they start imitating the language, dress, politics, cultural attitude of their colonizers, say British or French. Under colonialism and in the context of immigration, mimicry is seen as an opportunist pattern of behavior. जो लोग कॉलोनाइज्ड हो रहे हैं ना, वो हमेशा समझते हैं कि कॉलोनाइजर्स हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं. अगर हम उनकी ड्रेसेस को, उनके मैनर्स को, उनकी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे तो हम भी इसी तरीके के बॉसी बिहेवियर को अपना सकते हैं, हम भी इसी तरीके से सुपीरियर बन सकते हैं. So, this is a general trend actually, human nature. One copies the person in power. पावर में कौन थे उस टाइम? ब्रिटिश और फ्रेंच, जिन्होंने कॉलोनाइज किया था. और किसको कॉलोनाइज किया जा रहा था? हम लोगों को. तो हम लोग ये कॉपी करने की कोशिश करते थे कि उनके जो भी मैनर्स हैं ना, उनको कॉपी करके हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, हम भी पावर में आ जाएंगे, बिकॉज वन होप्स टू हैव access to that same power. Mimicry is almost always used in post-colonial studies with reference to colonial and immigrant minorities. So, मिमिक्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का. अब देखते हैं उनका आइडिया ऑफ एम्बिवेलेंस क्या कहता है. उनका आइडिया ऑफ एम्बिवेलेंस बेसिकली ये कहता है कि sees basically culture as consisting of opposing perceptions and dimensions. दो कल्चर हमेशा एक दूसरे के opposite होते हैं. This is a kind of duality that presents a split in the identity of colonized other. यही चीज है, उनके कल्चरल का डिफरेंस है एक दूसरे के साथ, जो कि उनको एक दूसरे से अलग बनाता है. allows for being who are a hybrid of their own culture identity and the colonizers cultural identity. वही चीज है, वो डिफरेंस है, उन दोनों के आपस का कल्चरल डिफरेंस है जो उन्हें सिखाता है कि हम अलग हैं और वो अलग हैं, हमें उनके जैसा बनना है या नहीं बनना है, हमें उन्हें अपोज करना है या नहीं करना है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. सो एम्बिवेलेंस और कल्चरल डिफरेंस बेसिकली लोगों को ये समझाते हैं कि उनके बीच में सिमिलैरिटी नहीं है. कॉलोनाइज्ड अलग हैं और कॉलोनाइजर्स अलग हैं. दैट इज समथिंग व्हिच गिव्स बर्थ टू हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री. So that is it for the revision of some important topics of literary criticism and theories. I hope this revision helped you score better in your respective exams, be it subjective or objective. Keep learning, keep watching. A great big best of luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.